नेपाल में अब जेनजी दो गुट में क्यों बंट गए? आज इस सवाल का जवाब देंगे आपको इंडिया एट 9 में। साथ ही बताएंगे मनीषा हत्याकांड को आज 1 महीना पूरा हो गया, अब तक सीबीआई को जांच में क्या मिला। और अंत में खबर आपकी जेब से जुड़ी, क्या E20 पेट्रोल से आपकी गाड़ी का माइलेज गिर जाएगा? इसका भी जवाब देंगे आपको आज के शो में। वो खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है यश कपूर, आप देख रहे समय इंडिया एट 9। सबसे पहले बात करते हैं नेपाल में अब जेनजी दो गुट में क्यों बंट गए। नेपाल इस समय गहरे राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल से गुजर रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगे प्रतिबंध ने युवाओं को इतना नाराज कर दिया कि देश भर में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो गया, जिससे अब जेनजी आंदोलन कहा जा रहा है। सरकार ने फेसबुक, एक्स और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म बंद कर दिए, यह कहते हुए कि इन कंपनियों ने स्थानीय नियमों और पंजीकरण का पालन नहीं करा। लेकिन देश के युवाओं ने इसे उनकी आवाज दबाने और अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनने की कोशिश माना। यही वजह है कि देखते ही देखते हजारों छात्र और युवा सड़क पर उतर गए और पूरे नेपाल का माहौल गर्म हो गया। विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे शांतिपूर्वक रैलियों से हिंसक टकराव में बदल गया। सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले, रबड़ की गोलियां और यहां तक की फायरिंग तक की। अब तक 20 प्रदर्शनकारियों से ज्यादा की मौत हो चुकी है और 1000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये आंकड़ा नेपाल के हालात की गंभीरता को साफ बयां करता है। इस बीच आंदोलनकारियों ने सिर्फ सोशल मीडिया बैन वापसी लेने की मांग नहीं की, बल्कि अब वह राजनीतिक बदलाव और अंतरिम सरकार की स्थापना पर भी जोर देने लगे हैं। शुरुआत में युवाओं के बीच पूर्व चीफ जस्टिस सुनीला कर्की का नाम सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार के तौर पर उभरा। उन्हें ईमानदार और बेबाक समझा जाता है, लेकिन संविधान के प्रावधानों के कारण यह साफ हो गया कि पूर्व न्यायाधीश प्रधानमंत्री का पद नहीं संभाल सकते। इसके बाद आंदोलन में एक नया मोड़ आया और युवाओं के बीच बड़े हिस्से में नेपाल विद्युत प्राधिकरण के प्रबंधन निर्देशक कुलमन घिसंग का नाम सामने आ गया। घिसंग को जनता एक देशभक्त, सादगी पसंद और ईमानदार प्रशासक के रूप में देखती है। यही वजह है कि आज उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री का सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। हालांकि इस दौरान अन्य नाम भी चर्चा में आए। काठमांडू के मेयर बालेन शाह का नाम भी युवाओं में लोकप्रिय रहा, लेकिन उन्होंने खुद को इस जिम्मेदारी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वहीं धरान नगरपालिका के मेयर हर्क सम्प्यांग का नाम भी सुझाव में आया, लेकिन उन्हें सर्वमान्य समर्थन हासिल नहीं हो पाया। कुल मिलाकर नेपाल की मौजूदा स्थिति सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन का विरोध नहीं कर रही, बल्कि यह आंदोलन अब सत्ता परिवर्तन की तरफ बढ़ चुका है। देश की नई पीढ़ी यानी जेनजी साफ कह रही है कि वह अब ऐसी सरकार चाहते हैं जो पारदर्शी हो, ईमानदार हो और जनता की आवाज दबाने की बजाय उनका प्रतिनिधित्व करे। यही वजह है कि आज नेपाल की सड़कों से लेकर संसद तक हजारों जगह इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या कुलमन घिसंग नेपाल के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं और क्या जेनजी आंदोलन नेपाल की राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। अब बात करते हैं मनीषा हत्याकांड की। आज उसको 1 महीना पूरा हो गया। हम आपको बताएंगे कि सीबीआई की जांच में उस अभी तक क्या मिला। मनीषा मौत मामले की गुत्थी दिन ब दिन और उलझती जा रही है। इस मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है और पिछले 8 दिनों में लगातार जांचकर्ता टीम लोहारू और आसपास के इलाकों में हर सुराग तलाश रही है। बुधवार को पहली बार सीबीआई की टीम लोहारू पहुंची और कई स्थानों का निरीक्षण करा। टीम ने उन रास्तों की भी जांच की जहां से मनीषा के गुजरने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। साथ ही टीम ने स्थानीय लोग और परिजनों से लंबी पूछताछ की। मनीषा के पिता संजय ने बताया कि सीबीआई ने उनसे घंटों पूछताछ की और 9 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक हर घटना का ब्यौरा लिया, यानी उस दिन से जब मनीषा घर से बाहर गई थी उस दिन तक जब उसका शव मिला। पिता ने साफ शब्दों में कहा कि वह इस केस को आत्महत्या मानने को तैयार नहीं है। उनका आरोप है कि पुलिस ने पूरे मामले को दबाने के लिए सुसाइड नोट और कीटनाशक खरीदने की थ्योरी गढ़ी, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। संजय ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि पुलिस ने उन्हें 18 अगस्त को बताया था कि मनीषा सुसाइड नोट मिला है, लेकिन ये कैसे संभव है? इतने दिनों तक इस बारे में परिजनों को जानकारी तक नहीं दी गई। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर नोट था तो परिजनों को क्यों नहीं दिखाया गया? अगर कीटनाशक खरीदा गया तो उसकी पक्की रसीद या सबूत क्यों नहीं सामने आए? पिता का साफ कहना है कि यह सब एक सोची समझी साजिश है जिससे असली अपराधी को बचाया जा सके। मनीषा के परिवार का दर्द यह है कि उनकी बेटी को मारकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की जा रही है। परिवार लगातार इस बात पे अड़ा हुआ है कि मनीषा ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसकी हत्या की गई। अब उनकी उम्मीद सीबीआई से है। संजय जी का कहना है कि उन्हें विश्वास है कि सीबीआई निष्पक्ष जांच करेगी और सच सामने आएगा। असली दोषियों तक सीबीआई जरूर पहुंचेगी। कुल मिलाकर अब यह मामला सिर्फ एक मौत की गुत्थी नहीं रह गया, बल्कि न्याय की लड़ाई का प्रतीक बन गया है।
जिसमें एक पिता अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहता है। अब देखना होगा कि क्या सीबीआई की जांच कब और कैसे उस रहस्य को पर्दे से निकाल पाएगी। क्या मनीषा को आखिरकार न्याय मिल पाएगा या नहीं। अब चलते हैं अपनी आखिरी खबर की ओर कि क्या E20 पेट्रोल से आपकी गाड़ी का माइलेज गिर जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने E20 पेट्रोल विवाद के बीच आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर एक पेड पॉलिटिकल अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मकसद उनकी इथेनॉल मिश्रण ईंधन की नीति को राजनीतिक रूप से प्रभावित करना है। उन्होंने कहा है कि कुछ स्वार्थी लोग इस बदलाव को रोकना चाहते हैं और उनके काम को बदनाम करने की पूरी तैयारी कर रखी है। यह टिप्पणी उन्होंने नई दिल्ली के सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग के 65वें वार्षिक सम्मेलन के दौरान की। गडकरी ने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित याचिका को खारिज कर दिया है क्योंकि उसमें कोई ठोस तथ्य नहीं था। E20 पेट्रोल यानी 20% इथेनॉल मिश्रण ईंधन अप्रैल 2023 में चुनिंदा पेट्रोल पंप पर शुरू किया गया था और अप्रैल 2025 में देश भर में लागू कर दिया गया। इस नीति के समर्थक इसे अत्यधिक ईंधन पर निर्भरता कम करने और किसानों की आमदनी बढ़ाने और उत्सुकजनक घटना की कोशिश मानते हैं, लेकिन आपत्ति में शामिल ऑटो एक्सपर्ट्स का कहना है कि इथेनॉल की कैलोरी सामग्री पेट्रोल में कम होने के कारण E20 मॉडल की गाड़ियों का माइलेज गिर सकता है, जिसमें उपभोक्ताओं को नुकसान हो सकता है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस डर को बेबुनियाद बताया और कहा कि माइलेज में कमी मामूली स्तर की है। निकट भविष्य में यह विवाद इस बात की कसौटी होगा कि क्या सरकार का दावा सच में उपभोक्ताओं और पर्यावरण दोनों में फायदा लाएगा या नहीं, या यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी में तब्दील हो जाएगा। आंदोलनकारियों को यह देखना होगा कि क्या यह नीति बदलाव का समर्थन सही होगा या फिर इसका कोई बेबुनियाद ढांचा नहीं मिलेगा। तमाम ऐसे न्यूज की वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग।